स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस एजुकेशनल सेशन में, जिसमें हम लोग क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 के रिवीजन #1 के मोड में हैं, जिसमें कि हम लोगों ने पिछले सेशन में डिस्कस किया था 5 डेरिवेशंस और 5 न्यूमेरिकल्स। तो जैसे पार्ट 1 और पार्ट 2 में करके था, तो आज के इस वीडियो में हम लोग 5 डेरिवेशन करेंगे और अगले पार्ट में हम लोग 5 न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमसे पूछा गया था, वैद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव। आपने पढ़ा है, जब दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे H2O अणु, HCl अणु आदि। ठीक है, तो देखिए ये क्या होते हैं, इन अणुओं में प्लस और माइनस बराबर लेकिन विपरीत जो है आवेश होते हैं और बहुत ही कम जो है अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, अब हमसे अगले पार्ट में पूछा गया है, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस तरह से हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से हम यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर सबसे पहला काम ये करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चित्र बनाएंगे, जिसमें कि हम एक वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पर लेंगे, जो कि क्या होगा -Q और +Q। इसका नाम क्या है, A B है, इसका मध्य बिंदु O है, और यहाँ पर इसकी जो कुल दूरी है वो आवेशों के बीच की कुल दूरी 2L है, जिसको कि हम यहाँ पर L और L लेते हैं, L और L। ये आधी आधी दूरी L होगी। इसके बाद इसके ठीक मध्य बिंदु से R दूरी पर हम यहाँ पर कोई बिंदु, इसकी अच्छी स्थिति में कोई बिंदु हम यहाँ पर P लेंगे, और इस P बिंदु पर, जो कि मध्य बिंदु से R दूरी पर है, हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर दो आवेश हैं और दोनों के ही कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा अलग अलग होगी। तो अगर हम +Q की बात करें तो +Q बिंदु P पर बाहर की ओर होगा, और इसको हम लोग मान ले रहे हैं E1, जबकि -Q के कारण ये अंदर की ओर होगा और इसको हम लोग मान ले रहे हैं E2। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना होगा, देखिए अगर हम दूरी की बात करें तो यहाँ देखिए ये जो +Q से P की दूरी है वो कितनी होगी, तो देखिए R तो बीच से दूरी है, तो यहाँ पर इतनी दूरी कम करनी है, मतलब L हमें कम करना है, यानी R -L होगी। लेकिन अगर यही माइनस के लिए बात करेंगे आवेश के लिए, तो यहाँ पर ये दूरी R और ये L ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, R + L होगी। तो यहाँ पर माइनस की दूरी ज्यादा है, इसीलिए आप देख रहे होंगे कि भले ही ये बराबर और विपरीत हैं, लेकिन प्लस वाले के कारण विद्युत क्षेत्र थोड़ा सा ये बड़ा है और ये थोड़ा छोटा है। इसका रीजन ये है कि ये पास में है तो ज्यादा विद्युत क्षेत्र यहाँ पे उत्पन्न कर रहा है, और ये थोड़ा सा इससे इसकी अपेक्षा दूर है तो यहाँ पे कम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। इस तरह से यहाँ पर हमारा जो भी फिगर है वो रेडी हो चुका है। अब फटाफट से हम यहाँ पर जो है इसके बारे में परिचय देकर अपना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं निगमन, हम लोग निगमन करने जा रहे हैं, और यहाँ हम लिखेंगे, माना वैद्युत द्विध्रुव AB के मध्य बिंदु O से r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हम बारी बारी से बताएंगे। +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र
तो इसको हम लोगों ने E1 लिया है। अब E1 का फार्मूला क्या होता है, तो आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि अगर कोई बिंदु आवेश है उससे r दूरी पर किसी बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए तो यहां पर होता है क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर एक और चीज कर दीजिए, चूंकि परावैद्युतांक भी हम लोग शो करते हैं या फिर निर्वात या वायु में मानिए, ठीक है। तो चूंकि उन्होंने बोला नहीं है तो हम यहां लिखेंगे क्षेत्र ज्ञात करना है तथा माध्यम का परावैद्युतांक k है, ठीक है। इस चीज को आप शो कर देंगे, माध्यम का परावैद्युतांक, चूंकि उन्होंने बोला नहीं है कि निर्वात में ज्ञात कीजिए, तो यहां हम लोगों को k लेना पड़ेगा तथा माध्यम का परावैद्युतांक k है। तब चित्र से, इस तरह से हम यहाँ पर कह सकते हैं, तब चित्र से, ठीक है। तो यहाँ प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ पे, तो यहाँ हम लोग k भी लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या होता है, आवेश को लेना होता है और जो दूरी है तो प्लस क्यू आवेश से कितना दूरी होगा r और माइनस यल, तो यहाँ हो जाएगा r माइनस यल का होल स्क्वायर। इसकी दिशा किधर होगी, BP दिशा में, ठीक है, यानी B से P की तरफ, यानी उस तरफ BP दिशा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार तथा माइनस क्यू के कारण, अब यहाँ माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, तो यहाँ पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र हम लोग निकालने जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा E2 बराबर 1/, तो इसको हम लोग कोष्टक में कर ले रहे हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R प्लस यल का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कौन सी दिशा में होगा, तो ये देखिए PA दिशा में, PA दिशा में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कहेंगे, तब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, तो जो परिणामी होगा तो हम लोग देख सकते हैं चित्र में आसानी से कि ये दोनों की दिशा अलग है, दोनों की दिशा क्या है, अलग है। E बराबर E1 प्लस E2, ठीक है। तो हम इनको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, लेकिन चूंकि दोनों की दिशा अलग अलग है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा E1, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर E1 का मान रखा जाएगा, तो E1 का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ हमें माइनस करना है, तो अगर अलग अलग लिखकर फिर अगर आप कॉमन लेते हैं तो आपको थोड़ा बड़ा पड़ेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये दोनों जो है पद कॉमन है और यहाँ पर Q भी दोनों में कॉमन है, तो यहाँ आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर 1/r प्लस यल का होल स्क्वायर, ठीक है। क्यों, क्योंकि माइनस वाला पहले है जो कि बड़ा है, प्लस वाला बाद में है जो कि छोटा है। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपका समय बचेगा। अब यहाँ पे E बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा भिन्नों का नियम लगाना पड़ेगा, इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, दोनों का आपस में। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा r प्लस यल का होल स्क्वायर r माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन, अब देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है और दोनों का होल स्क्वायर लगा है, तो दोनों का यहाँ पे आपस में ही गुणा हो जाएगा, r प्लस यल और r माइनस यल का, और पूरे का होल स्क्वायर बाहर हो जाएगा। यानी ये होल स्क्वायर हमने बाहर ले लिया है, अंदर गुणा करा दे रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर अगर हम और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप या लिख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे क्या आएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और इसके बाद यहाँ पर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर r का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर प्लस 2rl ये आ जाएगा, और यहाँ पर आएगा r स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर माइनस 2rl ये आ जाएगा, और बटा में क्या आएगा, बटा में आएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे ये कोष्टक खुलेगा माइनस वाला टर्म माइनस वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस जो यल स्क्वायर है यहाँ पे माइनस होके कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस
का गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे आगे कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो जो बचा है वो टर्म हम यहाँ पे आगे लिख दे रहे हैं। E बराबर 1/4πε0 के, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो बाहर जो टर्म है उसको हम लोगों ने लिख लिया है। इसके बाद यहाँ देखिए 2RL और 2RL कितना हो जाएगा, 4RL अपॉन में, और यहाँ हो जाएगा R² माइनस L² का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे Q भी इंटू में रहेगा, क्योंकि ये Q वहां पे हमने बगल में ले लिया है। ठीक, अब हम यहाँ बताएंगे, परंतु यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q इंटू 2L बराबर होता है P, जो कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तथा ये जो L है ये बहुत छोटा है R की तुलना में। जो बाहर ये जो दूरी है अच्छी स्थिति में R, इसकी तुलना में ये L बहुत ही ज्यादा छोटा है। तब L को नगण्य मानने पर, तो जब हम L को नगण्य मान लेंगे तो E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 के ये। अब यहाँ देखिए जो 4 है तो 4 को यहाँ पे लिखा जा रहा है 2 इंटू Q इंटू 2L। ठीक है, तो देखिए 2 दूनी 4 QL हो जाएगा, यहाँ पे 4 QL है ही। उसके बाद यहाँ पे बगल में लिखा जा रहा है R, और यहाँ पर इसको जब नगण्य मान लिया गया तो यहाँ पर R² का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे E बराबर 1/4πε0 के, और यहाँ पे हो जाएगा 2P। ठीक, एक R से एक R कट जाएगा और नीचे यहाँ R³ बचेगा, जो कि यहाँ पर हमारा वैद्युत क्षेत्र की अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ चुकी है। ठीक है, यही वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में तीव्रता का व्यंजक है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमारा ये आ चुका है। और इसकी दिशा किधर होगी, तो इसकी दिशा, चूंकि देखिए ये E1 बड़ा था E2 छोटा था, तो इसकी दिशा किधर होगी, BP दिशा में होगी। ये किस दिशा में होगी, BP दिशा में होगी, क्योंकि जो बड़ा है उसी की दिशा में ये मान्य होगा, अध्यारोपित होगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 1 को कंप्लीट कर लिया है स्टूडेंट्स। अगर आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निगमन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम इस तरह से चित्र बना लेंगे, जिसमें कि A भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2L है, तो आधा आधा लंबाई L होगी। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में बिंदु B है, जहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो आप जैसे हम लोगों ने पिछली प्रश्न में किया था, यहाँ पर प्लस Q के कारण इसका यहाँ विद्युत क्षेत्र E1 इस तरफ होगा और माइनस के कारण ये अंदर की तरफ होगा, जिसको कि हमें वियोजित करना पड़ेगा। तो जब हम इसको थीटा की दिशा में वियोजित करते हैं तो इसका थीटा की दिशा में वियोजित करने पर इसका यहाँ पर कॉस थीटा वाला जो घटक होगा वो एक ही दिशा में होगा, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, जबकि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा बराबर और विपरीत दिशा में होंगे, जो कि निरस्त हो जाएंगे। ठीक है, हम लिखेंगे तब चूंकि E1 cos थीटा बराबर E2 cos थीटा बराबर, यहां पर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहां पर हम आप देख सकते हैं क्या, यहां पर देखिए चाहे माइनस Q हो चाहे प्लस Q हो, चूंकि ये निरक्षीय रेखा पर है, यानी दोनों की लंबार्धक रेखा पर है, तो ये दूरियां दोनों की बराबर होंगी। और
क्या होंगी, तो देखिए ये लंब और ये आधार है, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर होगा और यहाँ पर भी आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों बराबर होगा ये आपको पता चल चुका है, क्योंकि दूरियां दोनों की बराबर है और आवेश समान है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के यहाँ पर Q अपॉन में R का स्क्वायर, तो देखिए जब इसका स्क्वायर किया जाएगा तो ये हट जाएगा, इसका स्क्वायर करने पर करनी हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे चित्रानुसार, तो चित्र में स्पष्ट दिखाया गया है कि ये दोनों बराबर और विपरीत दिशा में है, तो ये कट जाएंगे और यहाँ पर ये हो जाएगा परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर हम इसको करेंगे, E बराबर क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चूंकि ये दोनों बराबर यहाँ पर हैं तो इसी का 2 बार यानी 2 गुना हो जाएगा, जो ये मान है इसी का डबल हो जाएगा, यानी कि 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर यहाँ cos थीटा है तो यहाँ cos थीटा भी होगा। ठीक है, ये केवल E1 और E2 का मान इतना है, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ हो जाएगा Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो आप समझ गए ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों चूंकि बराबर है तो ये 2E1 cos थीटा हो जाएगा और फिर हम इसका मान जो है उसको हम यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पे 2 और फिर ये जो मान है वो यहाँ पर हो चुका है। अब यहाँ पर आप बता सकते हैं, यहीं पर बता सकते हैं चित्र से त्रिभुज, तो एक त्रिभुज ले लेते हैं POV में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है आधार बटा कर्ण, तो यहाँ पर cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार यल है और कर्ण क्या है, करनी में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, जिसको कि हम क्या लिख सकते हैं, L बटा R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर और इसके पावर में 1/2 हम चाहे तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, E बराबर 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा L बटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के पावर में 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये हमारा सूत्र बन रहा है 2Q इंटू L, ये क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। हम यहाँ लिखेंगे या E बराबर यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। ठीक है, यहाँ पे K मिस हो गया था, यहाँ पे K रहेगा तो यहाँ पे भी रहेगा, चूंकि परावैद्युतांक हम लोगों ने माना है यहाँ पर माध्यम का परावैद्युतांक K। तो यहाँ पर इस तरह से ये हो गया इंटू यहाँ 2QL ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए जब हम इसका पावर 1 है और इसका पावर 1/2 है, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर के पावर में 3/2 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर कहेंगे, क्या कहेंगे, चूंकि या परंतु कह लीजिए 2QL बराबर P। ठीक है, ये क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, आप चाहे तो यहाँ लिख भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर तथा यहाँ पर देखिए हम कहेंगे कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव के जो बीच की दूरी है ये इस लंबाई की तुलना में बहुत ही कम है। ठीक है, L इज मोर लेस देन R, तब यल को नगण्य मानने पर, यल को हम क्या मानेंगे, नगण्य मानकर हम छोड़ देंगे, नगण्य मानने पर। तो अब हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए
इन दोनों मानों को हम इस वाले में रखेंगे, जैसे 2q इंटू यल की जगह हम स्मॉल p रख देंगे और यहाँ पर हम ये जो यल है इसको हम हटा देंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पे क्या आएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटू स्मॉल p, और यहाँ पर जब हम यल को छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर, इसके पावर में 3/2। ठीक है, अब यहाँ 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और हमारा फाइनली व्यंजक यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ क्या हो जाएगा, p/r³। ये हमारा क्या होगा, यही वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। तो इस तरह से हम लोगों का क्वेश्चन 2 भी सॉल्व हो चुका है। आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, और 3 क्वेश्चन क्या है, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको जो भी यहां हेडिंग दिया जाए, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र, तो देखिए सबसे पहले अब यहाँ चित्र बना हुआ है तो आप समझ नहीं पाएंगे, चलिए फिर से बना देते हैं। देखिए इसी से हम उठा रहे हैं, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र पहले ऐसे बना ले रहे हैं, ये रफली मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूं। इसके बाद वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। अब देखिए ये क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र E हो गया, चलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं वैद्युत क्षेत्र ये E है। अब यहाँ पर हमें एक वैद्युत द्विध्रुव लेना है, तो हम इसको टेढ़ा लेंगे, यानी कि थीटा कोण पर। ये विद्युत क्षेत्र से कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण पर, जो कि आवेश -q और +q है। आप समझ सकते हैं कि इधर से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं और इधर की तरफ जा रही हैं, तो आप समझिए कि इधर प्लस होगा और इधर क्या होगा, माइनस, क्योंकि प्लस से रेखाएं निकलती हैं और माइनस की तरफ आती हैं। ठीक है, तो अब देखिए प्लस प्लस को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो इसको दूर ढकेलेगा, और ये माइनस को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, तो यहाँ पर बल इधर लगेगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इधर से विद्युत क्षेत्र उधर जा रहा है, तो यहाँ पर ये इसको उधर की तरफ बल लग रहा है और इस पर इधर अपनी तरफ बल लगा रहा है। कौन लगा रहा है, विद्युत क्षेत्र लगा रहा है। क्यों लगा रहा है, क्योंकि ये चाहता है कि टेढ़ा ना रहे, ये कैसे हो जाए, ऐसे विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर बल शो कर दिया गया है F और F। ठीक है, ये बराबर और विपरीत दिशा में ये बल लग रहे हैं, और हमारा वैद्युत द्विध्रुव A भी है जिसकी लंबाई क्या है, 2L है, और थीटा कोण पर ये रखा है। ठीक है, तो ये दोनों बल आघूर्ण इसको विद्युत क्षेत्र की दिशा में ऐसे टेढ़ा न रख के ऐसे मोड़ के विद्युत क्षेत्र की दिशा में करना चाहते हैं, और उसी बल आघूर्ण का मान टाउ का मान हम लोगों को निकालना है। तो जब हमारा ये चित्र रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, ठीक, तब हम लोग यहाँ पर इसका एक थोड़ा सा परिचय देंगे। माना वैद्युत द्विध्रुव AB एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा है, तब वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों पर वैद्युत क्षेत्र के कारण बराबर व विपरीत दिशा में बल लग रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखिए ऐसे बराबर और विपरीत दिशा में बल लग रहे हैं, जिसके कारण जो विद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र E की दिशा में लाना चाहते हैं, तथा एक बल युग्म टाउ लगाते हैं। अब ये बल युग्म कितना लग रहा है, यही हमको निकालना है। ठीक है, तो चलिए ये रफ चित्र आपको समझने के लिए बनाया गया था, इसको हम लोग मिटा देते हैं और आगे देखते हैं। चित्रानुसार अब जो चित्र बना है, तो सबसे पहला काम अब पूरे डेरिवेशन का सबसे मेन होता है चित्र। अगर आप हेडिंग पढ़िए तो चित्र आपके दिमाग में बन जाना चाहिए, तभी आप कॉपी पर बना पाएंगे। ठीक है,
और इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत होगी। आप एक बार दो बार प्रैक्टिस किए रहेंगे तभी बना पाएंगे, नहीं कोई ना कोई पॉइंट जरूर छूट जाएगा। तो चित्रानुसार बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर क्या हो जाएगा, बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर क्या हो जाएगा, दोनों में से एक बल ठीक गुणे बलों के बीच लंबवत दूरी, ठीक है। ये जब हम दोनों का गुणा करते हैं तो ही हमारा बल आघूर्ण निकलता है। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, लंबवत दूरी। अब यहां ध्यान दीजिएगा, बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर एक बल। अब यहां पर देखिए एक बल, तो यहां हम क्या रख देंगे, एफ। क्या रखेंगे, एफ इंटू, अब ये लंबवत दूरी हमें निकालना है। तो देखिए इसकी क्रिया रेखा इधर है, अगर इसको पीछे बढ़ाएं तो ऐसे आएगी, इसकी क्रिया रेखा उधर है और इनके लंबवत दूरी, ये जो दूरी है ये एकदम लंबवत दूरी है। अब इसका मान क्या होगा, तो हमको कुल मिला के BC निकालना है। तो हम यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ABC में चित्र से, कहा ABC, ABC में, ठीक है, ABC में चित्र से। तो यहां पर देखिए, यहां पे अगर थीटा है तो ये वाला कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। और जब ये वाला कोण भी थीटा होगा तो थीटा के सामने का लंब होता है, यानी कि ये जो है लंब है। और लंब और कर्ण का हमें संबंध बनाना है, तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटा कर्ण। अब हमें लंब का ही मान, ये BC का ही मान निकालना है। तो चलिए साइन थीटा बराबर यहाँ लिख देते हैं BC बटा 2l। क्यों, क्योंकि ये पूरा 2l है कर्ण, और ये हमें ज्ञात करना है। तो यहां से हमें मिलेगा BC बराबर 2l साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बलों के बीच की जो लंबवत दूरी होगी वहां हम लिखेंगे 2l साइन थीटा, ठीक है। तो ये हमारा आ चुका है। अब हम यहाँ बताएंगे, चूंकि अब आप जानते हैं E बराबर होता है F/Q, ये सूत्र होता है विद्युत क्षेत्र, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यहां से हमें अगर हम निकालें तो यहां से F बराबर क्या निकलेगा, E इंटू Q, ये हमारा निकलेगा। तो यही मान हम यहाँ पर रख दे रहे हैं, लिखेंगे तब टाउ बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू Q इंटू 2l साइन थीटा, ठीक है। तो इस तरह से ये यहाँ पे आ चुका है। अब हम लोग जानते हैं कि Q इंटू 2l P होता है, क्या होता है, P होता है। लिखेंगे परंतु Q इंटू 2l बराबर होता है P, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, इस प्रकार टाउ बराबर क्या हो जाएगा, टाउ बराबर हो जाएगा, तो देखिए इसके जगह पे हम लोग P लिख देंगे, PE, देखिए ये दोनों मिला के P हो गया, E साइन थीटा। तो ये हमारा व्यंजक हमको मिल चुका है बल युग्म आघूर्ण का, यही बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक है, ठीक, यही अभीष्ट व्यंजक है, यानी कि जो हमें चाहिए था। अब यहाँ पर देखिए, जब किसी भी सूत्र में यहाँ पे थीटा आ जाता है, एक और चीज, इसका अगर हमें मात्रक चाहिए तो देखिए मात्रक क्या होगा, मात्रक एक बल का न्यूटन होगा, और ये दूरी है तो यहाँ हो जाएगा न्यूटन मीटर, क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। ये हमें अभिष्ट व्यंजक मिल चुका है। अब यहाँ पर हम अधिकतम बल आघूर्ण कब होगा और न्यूनतम कब होगा उसकी भी यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां। तो ध्यान दीजिएगा, विशेष स्थितियां में पहले नंबर पर जब थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री का मतलब समझ लीजिए, ये जो थीटा है वो 0 है, मतलब ये जो द्विध्रुव टेढ़ा है ये टेढ़ा ना होकर के ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में रहे, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। और जब ये 0 है यानी कि ये टेढ़ा ना होकर सीधा है, तब अगर देखा जाए तो बल कितना लगेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे तब टाउ बराबर PE, अब यहाँ थीटा की जगह 0 रखेंगे और पूरा मान क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब टाउ बराबर 0, मतलब कोई बल आघूर्ण नहीं लगेगा। यहाँ पे जो बल आघूर्ण होगा न्यूनतम बल आघूर्ण लगेगा, यानी कि सबसे कम हो गया, कब, जब थीटा 0 है तब न्यूनतम बल आघूर्ण, ठीक है।
अब यहाँ पर दूसरा जो कंडीशन है वो देखते हैं, जब थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा क्या है 90 डिग्री है, तब टाउ बराबर, तो इस स्थिति में चूंकि साइन 90 का मान 1 होता है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री और साइन 90 का मान 1 होगा, तो इसका मान होगा P और ये हो जाएगा बराबर टाउ मैक्स। मतलब कि अधिकतम बल आघूर्ण, अधिकतम बल आघूर्ण। तो इस तरह से यहाँ पर ये अधिकतम बल आघूर्ण कब होगा, जब ये 90 डिग्री पे होगा, यानी कि ये जो टेढ़ा है ये पूरा 90 पे जब हो जाएगा तो सबसे अधिकतम बल आघूर्ण लगेगा, और जब ये 0 पे हो जाएगा तो न्यूनतम लगेगा। ठीक है, आप यहाँ समझ भी सकते हैं कि जब हम इसको विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित कर देंगे तो इसकी क्रिया रेखाएं एक भी बिंदु पे आ जा रही हैं, इधर जितना उतना इधर, इसीलिए 0 हो जा रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने तीसरा क्वेश्चन भी कर लिया है। अब हम लोग बढ़ेंगे चौथा क्वेश्चन की तरफ, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 में हम लोग आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में। और क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर क्या कहा गया है स्टूडेंट्स, गॉस का प्रमेय लिखिए और इसकी सहायता से अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट उससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो क्या है गॉस का प्रमेय, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात फाई ई बराबर Q/ε0। ठीक है, यानी कोई भी बंद पृष्ठ है तो उससे जितनी भी फ्लक्स यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो निकलेंगी, टोटल मिला करके उसके आवेश से किस प्रकार संबंधित होगी, आवेश का 1/ε0 गुना। ठीक, तो आवेश का 1/ε0 गुना यहाँ पर होगा। अब हम लोगों का यहाँ पर है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो फिगर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में फिगर होता है, और वो दिमाग में छपा होना चाहिए कब, क्वेश्चन पढ़ते ही। तो देखिए अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार, तो अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधा तार हो गया। अब यहाँ पर इससे r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ P से होकर हमें गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे, जिसका 2 तल होगा, एक ऊपरी और निचला किनारा होगा और दूसरा उसका वक्र पृष्ठीय तल होगा, यानी गोला वाला जो तल होगा वो होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिए ये तार है, तो तार से जो विद्युत क्षेत्र होगा इसके चारों तरफ बाहर की तरफ निकलेगा हर जगह से। तो विद्युत क्षेत्र, तो आप देखिए यहाँ पे जो 2 तल बन रहे हैं उसमें हम दोनों ही वेक्टर जो बन रहे हैं उनका हम क्या देखेंगे, कोण देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर यहाँ से ई निकला और सीधे ही बाहर की तरफ निकल रहा है, जबकि यहाँ जो तल है उस पे जो उसका जो वेक्टर है वो ऊपर की तरफ है। अब देखिए ये विद्युत क्षेत्र जा रहा है, ये तल का वेक्टर, ये एरिया वेक्टर है, और ये क्या है, ये विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, तो यहाँ पर ये फ्लक्स शून्य हो जाएगा। क्यों शून्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लक्स होता है, चूंकि फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स जो होता है फाई ई जो होता है वो ई वेक्टर और ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इसको और सरलता से लिखें और खोल कर लिखें तो ये हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। तो ये देखिए हमारा फॉर्मूला है फ्लक्स के लिए। तो यहाँ पर 90 cos 90 का मान 0 होने की वजह से ऊपर और नीचे शून्य हो जाएगा। अब देखिए ये बेलन था, बेलन से हमने पूरा घेर लिया। अब ऊपर नीचे के तल से जब शून्य हो गया तो बचा है ये गोला वाला तल। ठीक है, यही तल बचा हुआ है और इसी का हमें टोटल फ्लक्स निकालना होगा। तो यही क्या होगा, इसका इस गॉसियन पृष्ठ का संपूर्ण फ्लक्स होगा। ठीक, अच्छा, अब जिस तरह से हम लोगों ने बनाया है उसी तरह से हमें
यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दिखाना भी पड़ता है। जिस भी बिंदु से हम निकालना चाहते हैं सबसे पहले हम वहां अल्प क्षेत्रफल सूक्ष्म क्षेत्रफल लेते हैं, उसका निकाल करके फिर हम समाकलन करके टोटल का निकालते हैं। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर लिखना है, ये आपको यहीं से उठाना है। देखिए एक समान लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के निकट, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे कम से कम शब्दों में अपनी सारी बात यहाँ पे कहने वाले हैं। माना अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार से r दूरी पर बिंदु P पर, तो देखिए एक समान आवेशित ये तार है, इससे r दूरी पर बिंदु P पर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, ये कौन सा क्षेत्र होगा, ये वैद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, इसकी यहाँ बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, इसकी यल लंबाई लेने पर। अब ये तो अनंत लंबाई का है तो हम इसका एक दायरा फिक्स करेंगे। इसकी यल लंबाई लेने पर हम रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्या मान रहे हैं, Q अपॉन यल। ठीक है, ये रैखिक आवेश घनत्व होता है कि कितना आवेश कितनी लंबाई पर फैला हुआ है। तो यहाँ पर जब हम यल लंबाई पर रैखिक आवेश घनत्व ये ले रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर जो आवेश Q होगा यल लंबाई पर वो Q बराबर लैम्डा इंटू यल होगा, जिसको कि हम लोग आगे यूज करेंगे। अब यहाँ पर बिंदु P से होकर जाने वाला गॉसियन पृष्ठ खींचने पर, तो कहीं भी अगर हमें गॉस नियम को अप्लाई करना है तो सबसे पहले एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ती है, एक गॉसियन पृष्ठ मानना पड़ता है। तो यहाँ पर हम P से होकर जाने वाला यल लंबाई और r त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं। तो अब खींचने पर इसके दो तल हैं, समतल और वक्रीय तल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कम से कम शब्दों में लिखा गया है कि बिंदु P से होकर जाने वाला गॉसियन पृष्ठ खींचने पर इसके ऊपरी तथा निचले सिरों पर निर्गत वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। अब क्यों शून्य होगा, यहाँ पे आपको सीन दिख रहा है चित्र में, दोनों परपेंडिकुलर है और यहाँ पे कॉस सूत्र में थीटा होता है तो कॉस 90 का मान 0 रख देंगे। ठीक है, तो ये शून्य हो जाएगा, इसको हमने बता दिया। ऊपर का नीचे का क्या हो गया, शून्य हो गया। सेम ऊपर के जैसा नीचे भी सिचुएशन होगा। अब यहाँ पर आते हैं, अब बचा हुआ जो टोटल फ्लक्स है, ये जो गोला वाला भाग है चारों तरफ से घिरा हुआ है, इसी का फ्लक्स बचा हुआ है। तो यहाँ पर तब कुल वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए वक्रीय पृष्ठ पर स्थित, अब वक्रीय पृष्ठ का हमें निकालना है तो सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो देखिए तल पर जब हम एक छोटा क्षेत्रफल लेंगे तो जो फ्लक्स निकलेगा वो भी छोटा ही होगा, और छोटा को दिखाने के लिए हम D लगाते हैं। क्या लगाते हैं, D। तो हम यहाँ लिखेंगे वैद्युत फ्लक्स, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे d फाई E बराबर, अब देखिए सूत्र क्या होता है E, तो हम यहाँ लिखेंगे E डॉट, अब चूंकि हमने dA लिया है क्षेत्रफल तो यहाँ लिख देंगे dA वेक्टर। ठीक है, अब जब इसका फार्मूला लगाएंगे तो देखिए ये दोनों ही वेक्टर एक ही दिशा में हैं, तो ये हो जाएगा E dA cos 0 डिग्री बराबर E dA। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने सूक्ष्म जो क्षेत्रफल अवयव था, छोटा सा जो हम लोगों ने लिया था, उससे होकर जाने वाला फ्लक्स हम लोग ये यहाँ पर d फाई E निकाल चुके हैं। तब कुल वैद्युत फ्लक्स, तो कुल वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए हमें आपको पता है कि समाकलन हम लोग करते हैं। टोटल करने के लिए सबसे पहले एक छोटे भाग का निकाल लेते हैं, फिर समाकलन करके टोटल जितना दायरा होता है पूरे दायरा का हम निकाल लेते हैं। तब कुल वैद्युत फ्लक्स, अब देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें समाकलन का चिन्ह लगाना है। तो इधर देखिए EDA आया है तो यहाँ पे ये हो जाएगा EDA। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा और सरल करेंगे तो देखिए जब समाकलन का चिन्ह कहीं लगता है, ठीक है, तो ये समाकलन और ये D हट जाता है और टोटल फ्लक्स यहाँ पर आ जाता है। ठीक, तो टोटल फ्लक्स यहाँ पर आ चुका है, इसको हम फाई E है, यहाँ पे फाई E रहेगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये E सब जगह एक समान है, नियत है, तो इसको हम बाहर कर लेंगे और यहाँ पर हम ये ऐसे dA कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, अगर हम ये छोटा सा क्षेत्रफल लिए हैं,
अगर हम छोटा छोटा अगर हम पूरा क्षेत्रफल ले लें पूरे वक्र पृष्ठ का, तो ये बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरे बेलन के गोलीय भाग का वक्र पृष्ठ हो जाएगा। अगर हम ये छोटा छोटा सूक्ष्म क्षेत्रफल पूरा मिला दें तब टोटल बेलन का, तो यहां पर हम लिखेंगे या फाई ई बराबर ई, और यहां पर क्या लिखेंगे 2 पाई आर यल। क्यों बता दीजिए? चूंकि ये जो है सूक्ष्म क्षेत्रफल ये पूरा मिलाकर पूरे बेलन का ये हो जाएगा 2 पाई आर यल, जो कि क्या है? बेलन का वक्र पृष्ठ है। क्या है? बेलन का वक्र पृष्ठ। टोटल सूक्ष्म क्षेत्रफल मिलाने पर टोटल बेलन का वक्र पृष्ठ बन जाएगा। तो यहां पर ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो चुका है? 1। ठीक है, अब यहां पर हमारा एक समीकरण रेडी है। अब हम गॉस का प्रमेय यहां लगाएंगे, परंतु गॉस प्रमेय से ठीक है, गॉस प्रमेय से क्या होता है? तो उन्होंने बताया था कि फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है? फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। अब हम यहां पर क्यू का मान यहां से रखेंगे लैम्डा इंटू यल, या फाई ई बराबर क्यू की जगह हम रखेंगे लेमडा इंटू यल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैसे आया? यहां पर देखिए, जो हम लोगों ने पहले माना था। समीकरण नंबर क्या हो गया? 2। ठीक है, अब हम इन्हीं दोनों को बराबर करके विद्युत क्षेत्र का मान यहां पर निकालेंगे। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना करने पर, तो जब हम दोनों की तुलना करेंगे तो बायां बाएं के बराबर है तो दायां दाएं के बराबर होना चाहिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ई, और यहां हो जाएगा 2 पाई आर यल, और यहां हो जाएगा लेमडा यल बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब चूंकि हमें ई का मान निकालना है तो यहां पर हम ई को यहीं रहने देंगे, और ये 2 पाई आर यल कहां चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। तो अब देखिए, यल से यल क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर जो ई का मान आएगा वो क्या आएगा? ई बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, तो यहां पर ये देखिए, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र आ चुका है एक समान आवेशित तार के निकट उससे r दूरी पर ये होता है। ठीक है, अच्छा, अब यहीं पर देखिए एक चीज आप और कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। कभी कभी इसको 4 पाई के टर्म में दे देता है, तो 2 का हम ऊपर नीचे गुणा कर दे रहे हैं। क्यों कर दे रहे हैं? क्योंकि जो हमारा जो नियतांक है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसको बनाने के लिए यहाँ पर, तो अगर उसको बनाना चाहते हैं तो हमें 2 का ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो लेमडा जो था वो 2 लेमडा हो जाएगा अपॉन आर। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमारा व्यंजक हमें प्राप्त हो चुका है। यही अभिष्ट व्यंजक है। इस तरह से हमारा व्यंजक हमको मिल चुका है, और इस तरह से हम अपना चौथा क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम चौथा क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं लास्ट और 5वें डेरिवेशन पे, जो कि क्या है? गॉस प्रमेय की सहायता से एक समान आवेशित समतल अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो यहां पर देखिए, जो यहां पर लाइन दी हुई है, इस लाइन को पढ़कर हमारे दिमाग में ये चित्र आ जाना चाहिए, और दिमाग से निकालकर हमको कागज पर ये चित्र उतार देना है। ठीक है, जिसमें कि देखिए एक यहाँ पर चादर बनाई गई है जो एक समान रूप से धनावेशित है, और इस चादर से r दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे? हम इसी के ठीक r दूरी पर आगे की तरफ हमें ज्ञात करना है। हम r दूरी पर ठीक पीछे की तरफ एक बिंदु P डैश लेंगे, और P डैश से होकर जाने वाला एक सममित बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके दो तल हैं, एक समतल इधर वाला P डैश वाला, एक P वाला, और एक वक्राकार यानी गोलाकार तल। ठीक है, तो दोनों पर ही हम वेक्टर की दिशाएं देखेंगे, क्योंकि जैसे ही 90 डिग्री आएगा फ्लक्स शून्य हो जाएगा और उसको हमें डिस्कस नहीं करना है, उसको निकालने की जरूरत नहीं है। जो एक ही दिशा में होंगे यानी कि ई वेक्टर और डी वेक्टर जो एक ही दिशा में होंगे उन्हें ही हमको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस चादर के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो बाहर की तरफ होगा और इस चादर से ठीक बाहर की तरफ निकलता हुआ होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम देखें ई, या फिर इस पॉइंट पे देखें ई, या फिर इस पॉइंट पे ये ई बाहर की तरफ निकल रहा है, जबकि यहाँ पर ये जो यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल लिया गया है, तो क्षेत्रफल अवयव ऊपर की दिशा में, जो विद्युत का घटक है वो इस दिशा में, दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है। तो ये गोलाकार जो पृष्ठ होगा इससे गुजरने वाला फ्लक्स शून्य होगा। इसका मतलब अगर टोटल फ्लक्स हमें निकालना है तो खाली इस वाले सिरे से और इस वाले सिरे से, यही दोनों निकाल करके हम टोटल कर लेंगे, हमारा टोटल फ्लक्स आ जाएगा। फिर गॉस प्रमेय से फ्लक्स निकालकर हम तुलना कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, सेम इसी से उठा करके जैसा चित्र बनाया गया उसी के हिसाब से कम शब्दों में यहाँ पे लिखा गया है। माना अनंत विस्तार की, ये क्वेश्चन में से उठाना है लाइन। एक समान धनावेशित समतल अचालक चादर के निकट स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चादर का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q बाई A है। भाई चादर हमने लिया आवेशित है तो आवेश बताना पड़ेगा। तो पृष्ठीय यानी इसके जो पृष्ठ पर जो आवेश का घनत्व है सिग्मा बराबर Q अपान A है। तब आवेश Q बराबर, तो देखिए जब Q निकालेंगे तो A का सिग्मा में गुणा हो जाएगा, Q बराबर सिग्मा A होगा। अब पुनः माना P के सममित, यानी कि P इधर है, P के सममित उसके दूसरी ओर एक अन्य बिंदु P डैश है, तब P डैश से होकर बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचने पर, अब देखिए खींच लिया गया। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि वक्री पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स शून्य होगा। ये जो इसका गोला वाला भाग है उससे निर्गत फ्लक्स शून्य होगा। क्यों? क्योंकि चूंकि थीटा बराबर 90 डिग्री, दोनों वेक्टर के बीच का कोण 90 डिग्री है। परंतु बेलन के सिरों पर E और DA, सिरों पर मतलब इधर देखिए तो दोनों एक ही दिशा में, इस सिरे पर देखेंगे दोनों एक ही दिशा में है, अतः दोनों सिरों से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पर कुल वैद्युत फ्लक्स हम लोग निकाल रहे हैं। तो कुल वैद्युत फ्लक्स तो होता है फाई ई, और ये क्या होगा, ये होगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये जो हमें पूरा समाकलन हम कर रहे हैं यानी सभी पदों का योग कर रहे हैं, ये ए यानी एरिया के लिए कर रहे हैं, प्लस यहां पर भी हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर पूरे एरिया के लिए। ठीक है, ये टोटल एरिया के लिए किया जा रहा है। यहाँ पर अगर आप नहीं लिखना चाहते तो आप इसको नहीं भी लगा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा हो चुका है, एक P वाले के लिए और एक P डैश वाले के लिए, दोनों समान दूरी पर है, दोनों का समान सिचुएशन है। अब यहाँ पर देखिए जब समान दो चीजें जोड़ी जाती हैं तो अगर यक्स यक्स है तो क्या लिखेंगे, 2x, भाई यक्स प्लस यक्स बराबर 2x। तो ऐसे ही ये दोनों राशियां बराबर हैं, जब दोनों जोड़ेंगे तो दो गुना हो जाएंगी, यानी 2 का गुणा हो जाएगा और हम इसको एक ही बार लिखेंगे। अब अगर हम यहाँ पे फार्मूला लगाएं तो ये हो जाएगा ई डी ए कॉस 0 डिग्री बराबर, चलिए नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमारा फाई ई बराबर क्या आ गया, 2। अब देखिए ये कांस्टेंट है, अब कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा 2e, यहाँ पर ये dA हो जाएगा और cos 0 का मान 1 होता है। ठीक है, तो ये e बाहर निकल के चला आया चूंकि एक समान विद्युत क्षेत्र है, नियत है, और यहाँ पर ये समाकलन dA पर लग जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो है, अगर ये छोटा छोटा क्षेत्रफल सूक्ष्म क्षेत्रफल dA मिला दिया जाए तो टोटल ये बन जाएगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर चूंकि dA बराबर होगा A, ठीक है, तो यहाँ पर फाई E बराबर होगा 2EA, समीकरण नंबर 1।
तो इस तरह से यहाँ पर हमारा समीकरण नंबर 1 हो चुका है, परंतु अब हम यहाँ गॉस का प्रमेय लगाएंगे। परंतु गॉस प्रमेय से, तो गॉस प्रमेय क्या कहते हैं? गॉस प्रमेय है फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, या फाई ई बराबर, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, Q का मान जो हम लोगों ने पृष्ठावेश घनत्व माना था, ये मान हम यहाँ पर रख देंगे, जो कि हो जाएगा सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 2। अब हम दोनों की तुलना करेंगे और हमारा वैद्युत क्षेत्र हमें मिल जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना से। तो यहाँ जब दोनों की तुलना करेंगे तो देखिए बायां बाएं के बराबर है, तो दायां दाएं के बराबर होना चाहिए। हम यहाँ कह सकते हैं 2EA बराबर सिग्मा ए बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ए दोनों तरफ है, तो ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे फाइनली E बराबर आ जाएगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये हमारा हमको मिल चुका है अनंत विस्तार की गॉस प्रमेय की सहायता से अनंत विस्तार की एक समानावेशित समतल अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम कहेंगे यहाँ पर यही अभीष्ट व्यंजक है, यानी जो हमें चाहिए था उसे हम अभीष्ट बोलते हैं, यही अभीष्ट व्यंजक है। इस तरह से यहाँ पर हमारा डेरिवेशन हो चुका है और हम लोगों ने अपना पूरा जो पांचों डेरिवेशन था वो हम लोगों ने इजीली यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। आशा करते हैं आपको ये भाग पसंद आया होगा। अगर कहीं भी किसी भी जगह पे अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। हम हर संभव तरीके से आपको हेल्प करेंगे, या तो टेक्स्ट के रूप में या तो वीडियो फॉर्मेट में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद।